तो राइट डाउन द टर्म न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इसमें सबसे पहला टेक्निकल टर्म लिखते हैं हम लोग रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी की पहले डेफिनेशन लिख लो, राइट डाउन, इट इज नेचुरल डिसइंटीग्रेशन, it is natural disintegration from an unstable nuclei. It is a natural disintegration from unstable nuclei it is natural disintegration from unstable nuclei in such natural radioactivity के alpha, beta and gamma rays are observed. In such natural radioactivity के alpha, beta and gamma rays are observed. सबसे पहले हम लोग इसकी एक्चुअली में काइनेटिक स्टडी करेंगे, पहले पॉइंट में वहीं से लिखना है। अगले पॉइंट में लिखो all natural radioactivity processes, all natural radioactive decay processes follows first order kinetics. क्लास कर रहे हो? Follows first order kinetics. All natural radioactive decay processes follows first order kinetics. यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टेक्निकल टर्म डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं रेट ऑफ disintegration. Rate of disintegration. This will write as minus dN by dt. ठीक है, rate of disintegration also referred as minus dN by dt. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो बिल्कुल वैसे ही रिलेट करेंगे जैसे बाकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिलेट करते हैं। सो माइनस dN by dt is proportional to n, where n is number of nuclei. प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो माइनस dN by dt इक्वल टू लैम्डा इंटू n आता है। यहाँ पे जो लैम्डा होता है इसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट। लैम्डा जो डीके कांस्टेंट है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होता है और यही इसका रेडियोएक्टिविटी, यही आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से डिफरेंस है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो रेट कांस्टेंट होता है दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बट जो रेडियो एक्टिविटी का डिके कांस्टेंट है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो डिके कांस्टेंट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, दैट इज रेडियो एक्टिविटी के इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रोसेस। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और रेडियो एक्टिविटी में अंतर क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और रेडियो एक्टिविटी का जो सबसे प्रिलिमिनरी डिफरेंस है वो है टेम्परेचर। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो हम लोग माइनस dA by dt इक्वल टू k into a लिखते थे, उसमें k जो कांस्टेंट था, रेट कांस्टेंट, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट था, जबकि रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस में जो लैम्डा डीके कांस्टेंट है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और रेडियो एक्टिव डीके का ये प्राइमरी डिफरेंस है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स टेम्परेचर डिपेंडेंट है हमेशा, क्योंकि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और जो आपका रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। फिनोमेनन पूरा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह से, सॉल्विंग सब बिल्कुल वैसे ही है, बस एक पॉइंट याद रखना है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू हाईलाइट, जो रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब आगे की सॉल्विंग बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह से, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो माइनस dN by dt इक्वल टू लैम्डा इंटू n है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा माइनस dN by n इज इक्वल टू
lambda times dt, time varies 0 to t, number of nuclei varies n naught to n. यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा n is equal to n naught into e raised power minus lambda t. फर्स्ट ऑर्डर से एक्सप्रेशन लिख देना है, या इसी को अगर ln के टर्म में लिखेंगे तो ln of n is equal to ln of n naught minus lambda t, या फिर अगर log के टर्म में लिखेंगे तो log of n is equal to log of n naught minus lambda t upon 2.303. यहाँ पे n naught जो है वो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, और n जो है वो फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, इसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है। बिल्कुल जस्ट लाइक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, उसमें जैसे C और C नॉट यूज करते थे, C नॉट इनिशियल अमाउंट होता था, C फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होती थी, वैसे यहाँ पे n नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और n जो है फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट। जिन न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ है, लैम्डा जो है वो डिके कांस्टेंट है, बस एक अंतर है, डिके कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। बाकी सिंपल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जगह सारे एक्सप्रेशन आ रहा है, n इक्वल टू n नॉट इनटू e रेज़ पावर माइनस लैम्डा t, ln ऑफ n इज इक्वल टू ln ऑफ n नॉट माइनस लैम्डा t, या log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ n नॉट माइनस लैम्डा t। और अगर आप यहाँ पे प्लॉट बनाओगे अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगेंस्ट टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम प्लॉट करें तो n इक्वल टू n नॉट इनटू e रेज़ पावर माइनस लैम्डा t, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन वो it will be like this। अगर आप ln of n वर्सेस 1 by t प्लॉट कर ln of n वर्सेस t प्लॉट करोगे, so ln of n वर्सेस t प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा y इक्वल टू mx प्लस c with a negative slope of lambda। आप कहोगे ln of n नॉट, स्लोप लिखेंगे इसकी तो माइनस लैम्डा, और ये चीज अगर लॉग के साथ प्लॉट करेंगे तो उसके स्लोप बदलेगी, बाकी दैट इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट। सो लॉग ऑफ n वर्सेस t प्लॉट करेंगे, दिस इज लॉग ऑफ n नॉट एंड नाउ स्लोप इज माइनस लैम्डा अपॉन 2.303। तो सब कुछ आइडेंटिकल है, बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह डील करना है। यहाँ पे जो स्टडी करते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करते हैं काइनेटिक्स में, यहाँ पे स्टडी करते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो माइनस dn by dt जो टर्म है बात है वो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, तो रेडियो एक्टिविटी की स्टडी पूरी माइनस dn by dt के टर्म पे ही करते हैं, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हम लोग हाफ लाइफ डिफाइन करते थे, यहाँ पे भी सेम टर्म डिफाइन करेंगे। सो यू विल राइट हाफ लाइफ, इसको रिप्रेजेंट करेंगे t हाफ से, तो हाफ लाइफ की वैल्यू आएगी ln ऑफ 2 by लैम्डा या फिर 2.303 log 2 by लैम्डा, या इसी को 0.693 by लैम्डा लिख सकते हैं। दिस इज हाफ लाइफ। यहाँ पे भी जस्ट लाइक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ एक और एडवांटेज है कि जो हाफ लाइफ है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर भी है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हाफ लाइफ टेम्परेचर डिपेंडेंट था, यहाँ दो एक्स्ट्रा पैरामीटर हो गए, ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो आप कितने न्यूक्लियाई से डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, एंड टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर वाली बात है ये एक्स्ट्रा है। अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लेते तो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आता, बट जो कि रेडियो एक्टिव डिके है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के साथ साथ मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंसी और एक्स्ट्रा आएगी, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस है उसका डिके कांस्टेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है अदर देन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है।
यहाँ पे एक और टेक्निकल टर्म डिफाइन करते हैं, मीन लाइफ। टर्म लिखेंगे मीन लाइफ। जो मीन लाइफ होता है ये एक्चुअली एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जो 1 अपॉन लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 अपॉन टी के कांस्टेंट इज मीन लाइफ। ये इसी की वैल्यू 1.44 टाइम्स टी हाफ आती है। ध्यान रखना है मीन लाइफ का मीन से कोई रिलेशन नहीं होता, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल कांस्टेंट जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अगर हाफ लाइफ या टी के कांस्टेंट ना देना हो तो एक नई वैल्यू दी जा सकती है मीन लाइफ। मीन लाइफ इज रेसिप्रोकल ऑफ टी के कांस्टेंट और इट इज 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ। And it has nothing to do with the mean of the reaction, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है, हर बार आधा होने में टाइम सेम लगता है, तो इसलिए मीन लाइफ का मीन टाइम से कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप इस चीज को जरा क्वेश्चन के फॉर्म में समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन लिख लो है, फाइंड द परसेंटेज डिसइंटीग्रेशन, फाइंड द परसेंटेज डिसइंटीग्रेशन in one mean life. Find the percentage disintegration in one mean life. Find the percentage disintegration in one mean life. Find the percentage disintegration in one mean life. मीन लाइफ का मतलब जो आपने टाइम दिया हुआ है वो 1 अपॉन लैम्डा हो गया, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से आपको पता है n इज इक्वल टू n नॉट इनटू e रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी होता है। तो t की अगर 1 अपॉन लैम्डा पुट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी n नॉट इनटू e रेज़ पावर माइनस लैम्डा इनटू 1 अपॉन लैम्डा। दिस कम्स आउट टू बी n नॉट बाय e। अगर परसेंटेज डिसइंटीग्रेशन लिखना है, परसेंटेज डिसइंटीग्रेशन मतलब n नॉट डिप्लाई पहले थे, उसमें से n का डिसइंटीग्रेशन हो गया, डिवाइडेड बाय n नॉट करा, ये फ्रैक्शन बना, फिर 200, ये आपका परसेंटेज डिसइंटीग्रेशन हो गया। ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस n बाय n नॉट इनटू 100, और n बाय n नॉट की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, व्हिच इज 1 बाय e, की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 बाय e इनटू 100। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मीन का कोई कनेक्शन नहीं है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको रेडियो एक्टिविटी के लिए नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है 99.9% डिसइंटीग्रेशन takes place in approximately 10 half-lives. ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। अगर 99.9% डिसइंटीग्रेशन कभी भी काउंट करना होगा तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 10 हाफ लाइफ लगती है। दूसरा रिजल्ट अगर 99.6% डिसइंटीग्रेशन कराना होगा तो इस प्रोसेस में अप्रोक्सीमेटली 8 हाफ लाइफ लगती है। ठीक है, (99.9% disintegration in 10 half lives, 99.6% disintegration 8 half lives। दूसरा रिजल्ट अगर लिखना है तो टाइम ऑफ 99.9% या टाइम ऑफ 99% disintegration, टाइम ऑफ 99% disintegration is double of time of 90% disintegration। बाकी हर बार हाफ होने में टाइम सेम लगेगा, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे भी काम करेगा। स्टार्टिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n नॉट है, n नॉट बाई 2 एक हाफ लाइफ है, n नॉट बाई 4 दूसरी हाफ लाइफ है, n
n0/8 तीसरी हाफ लाइफ के बाद, n0/16 नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद, n0/32 फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो हर बार ये आधा होने में जो टाइम लगता है, दिस इज 1 हाफ लाइफ। दैट मींस प्रैक्टिकली रिएक्शन कभी खत्म नहीं होती। इसी चीज को अगर रिजल्ट्स के टर्म में बात करूं, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स यू कैन से t3/4 जो है तो 2 टाइम्स t हाफ हो गया, t7/8 लिखेंगे तो ये 3t हाफ हो गया, t15/16 लिखेंगे तो ये 4t हाफ हो गया, एंड सो ऑन। These are some standard results जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी फॉलो करते हैं, वो सब रेडियो एक्टिविटी के में भी डायरेक्टली फॉलो होगा। हर बार न्यूक्लियाई हाफ होने में टाइम सेम लगने वाला है, क्योंकि हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। 99.9% डिसइंटीग्रेशन में 10 हाफ लाइफ, 99.6% डिसइंटीग्रेशन में 8 हाफ लाइफ। टाइम ऑफ 99% डिसइंटीग्रेशन इज डबल ऑफ द टाइम ऑफ 90% डिसइंटीग्रेशन। ये सारा काम आप विंग के टर्म में काइनेटिक्स में कर चुके हैं, तो मैंने आपको फर्स्ट रेडियो एक्टिविटी में डायरेक्ट रिजल्ट्स लिख दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखिए यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यहाँ पे सबसे पहले जो कॉमन यूनिट यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड डीपीएस, दिस इज रिफर्ड एज डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। दूसरी यूनिट लिखते हैं तो डीपीएम, दिस इज डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। सिमिलरली वी may write dph, disintegration per hour, या dpy भी यूज करते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर ईयर। ये सब कॉमन यूनिट्स हैं जो रेडियो एक्टिविटी में यूज की जाती है। dps is disintegration per second, dpm is disintegration per minute, dph is disintegration per hour, dpy is disintegration per year। क्या जो इसकी SI यूनिट होती है, that is dps। नेक्स्ट इसके इस बाद SI यूनिट लिखिए। SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज dps। इसी की एक और यूनिट यूज की जाती है, इसको बोलते हैं बैक्यूरेल। So 1 dps is equal to 1 becquerel। So 1 dps is equal to 1 becquerel। ये इसकी SI यूनिट है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे प्रेशर में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 dps को 1 becquerel लिखते हैं। So dps and becquerel are SI units। dps and becquerel are SI units। आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी के रिसर्च में मारी क्यूरी का बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो एक यूनिट उनके नाम से भी लिखी जाती है। तो दिस इज आल्सो अ कॉमन यूनिट, दिस इज कॉल्ड 1 क्यूरी। So 1 curie is 3.7 into 10 to the power 10 dps। और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, तो एक यूनिट उनके नाम से लिखी जाती है, 1 रदरफोर्ड। So 1 Rutherford is 10 to the power 6 dps। Becquerel yes, dps is common SI unit,
बाकी कॉमन यूनिट्स में डीपीएम, डीपी बाई, डीपीएच, क्यूरी, रदरफोर्ड, ये सब कॉमन यूनिट्स हैं जो यूज की जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी। नेक्स्ट हम लिखे स्पेसिफिक एक्टिविटी। ये भी एक तरीका है रेडियो एक्टिविटी रिप्रेजेंट करने का। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी में लिखे इट इज एक्टिविटी ड्यू टू it is activity due to it is activity due to 1 gram of radioactive substance। किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से अगर 1 ग्राम की वैसे एक्टिविटी निकाल दें तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे एक रिजल्ट याद रखना है, स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ रेडियम, स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ रेडियम is 1 curie या फिर 3.7 into 10 to the power 10 dps। ठीक है, अगर इसको वेरीफाई करना है तो क्वेश्चन के टर्म में एक बार सॉल्व करके देख लो। कैलकुलेट एक्टिविटी ड्यू टू 1 gram of radium its half life is 1600 years। Calculate activity due to 1 gram of radium 88226, its half life is 1600 years। यानी कि अगर 1 ग्राम रेडियम लिया जाएगा तो 1600 ईयर्स वो हाफ ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। हाफ ग्राम रेडियम लेंगे तो 0.25 ग्राम में कन्वर्ट होगा फर्दर 1600 ईयर्स में। सो हर बार हाफ होने में टाइम सेम लगेगा बिकॉज रेडियो एक्टिविटी का ये कॉमन प्रॉपर्टी है। तो आपको एक्टिविटी निकालना है 1 ग्राम रेडियम की वजह से। और दो मैंने आपको ऊपर ऑल्दो नोट में ये चीज पहले लिखवा दी है कि जो स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ रेडियम होती है वो 1 क्यूरी या 3.7 into 10 to the power 10 dps होता है। बट उस चीज को अगर आप वेरीफाई करके देखना चाहते हो तो कैलकुलेट करके देख लो एक बार। कैलकुलेट एक्टिविटी ड्यू टू 1 ग्राम ऑफ रेडियम, इट्स हाफ लाइफ इज 1600 ईयर्स। देखो अगर एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो एक्टिविटी मतलब माइनस dn/dt कैलकुलेट करना है आपको। माइनस dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा इनटू n। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पहले ही से पता है 0.693/t हाफ। आपको एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो वो डीपीएस में कैलकुलेट करेंगे, ऐसा यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। राइट से तो 1600 ईयर्स है तो उसको ईयर्स को 365 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतने डेज हो गए, 24 आवर्स हो गया। और 24 आवर्स को फिर 3600 से मल्टीप्लाई कर दो या 60 into 60 कर दो तो ये आपका सेकंड्स हो गए। ये सेकंड इनवर्स आपकी लैम्डा हो गया सबसे पहले। या अगर चाहें तो यहाँ पे एक डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखा जाता है। जो 1 ईयर होता है दिस इज 3.15 into 10 to the power 7 सेकेंड्स। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रख सकते हो। सिंपल तरीके से याद करना है तो पाई करोड़ सेकंड होता है। पाई इज 3.14 ना, अप्रोक्सीमेटली 3.15 इज पाई करोड़ सेकंड, 10 power 7 इज करोड़। अगर आसानी से याद रखना है तो 1 ईयर इज पाई करोड़ सेकंड्स, जल्दी कर पाओगे। अदरवाइज कैलकुलेशन लिख दी आपको। अब इसके बाद आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालने हैं। तो अगर हमारे पास 1 ग्राम रेडियम है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, 1/226। और इसमें एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ जाएगा। सो n इज इक्वल टू 1/226 into एवोगाड्रोस नंबर। अब सीधे फॉर्मूला पुट कर दीजिए। सो माइनस dn/dt इज इक्वल टू 1/226 into 6.02 into 10 to the power 23
divided by 1600 into 3.15 into 10 to the power 7. इतने TPS आपका आंसर है. इसको सॉल्व करके एक बार चेक करना है. ये रिजल्ट के हिसाब से 1 क्यूरी के आसपास आना चाहिए. एक बार पूरी कैलकुलेशन चेक करो फिर बताओ. इसको देखो फाइनली सॉल्व करके आप लाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 क्यूरी के आसपास ही पहुंचना चाहिए. 3.7 into 10 to the power 10 TPS. वैसे को हम लोग 1 क्यूरी लिखते हैं. मारी क्यूरी ने रेडियम पे पूरी रिसर्च की हुई है, तो उन्हीं के रिगार्ड में ये नंबर आता है. उन्होंने इसकी एक्टिविटी कैलकुलेट करी थी. तो 1 ग्राम रेडियम की जो एक्टिविटी आती है उसी को 1 क्यूरी बोला जाता है. एक्चुअल सॉल्व करोगे तो 3.7 into 10 power TPS, वहीं से इसको यूनिट बनाया गया. ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखो. और क्वेश्चन लिखो. हाउ मेनी grams of carbon 14 will have activity 1 Rutherford? Will have how many grams of carbon 14 will have 1 Rutherford activity? Half life of carbon 14 is 5730 years. Half life of carbon 14 is 5730 years. ठीक है, करिए सॉल्व. तो यहाँ पे भी इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट कर, आपको हाफ लाइफ गिवन है, उससे आपको एक्टिविटी कैलकुलेट करना है. The activity is again minus dN by dt, same process. So assume कि x ग्राम कार्बन 14 पे ऐसा होगा. Let x gram of carbon 14 have activity 1 Rutherford, which is simply 10 to the power 6 dps. ठीक है, तो x ग्राम कार्बन का अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो आ जाएगा x by 14, और इससे अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकालेंगे n, तो ये आ जाएगा x by 14 into Avogadro's number. 1 मोल में Avogadro's number of न्यूक्लियस हो गए. उसके बाद सीधे फॉर्मूला लगा दो. माइनस dN by dt is equal to lambda into n. माइनस dN by dt आपको 10 पावर 6 dps दिया हुआ है. लैम्डा की जगह 0.693 by d हाफ, 5730 years को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दो into n is x by 14 into Avogadro's number. यहाँ से सिंप्लीफाई करके x निकालना. So 6.05 into 10 to the power 6. अलग तो बढ़ जाएगा सर. 5730 into 3.15 into 10 to the power 7 into 40 into 10 to the power 6 divided by 0.693 6.023 into 10 to the power 23. इतने ग्राम्स हमारा आंसर होगा. Approximately 6.019 into 10 to the minus 5 आ रहा है. मिलीग्राम में रिपोर्ट कर दो अगर बहुत कम आंसर है. सॉल्व होके ये 6 into 10 to the power minus 6 ग्राम आएगा लमसम. तो अप्रोक्सीमेटली 6 माइक्रोग्राम लिख सकते हो. तो कैलकुलेशन रेडियोएक्टिविटी में थोड़ा टेक्निकल होता है, इसको बहुत केयरफुली करने की आदत डाल लो. अप्रोक्सीमेट आंसर तो एकदम मैच करना चाहिए. 10 पावर्स तो मैच करनी चाहिए कम से कम. इस तरह के क्वेश्चन पे कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर पाना बहुत पॉसिबल होता नहीं है, बिकॉज ज्यादातर डेटा जो है वो एक्सपेरिमेंटल है.
क्लियर यहाँ तक? इसके बाद आते हैं हम लोग इसके एप्लीकेशन पार्ट पे। तो काइनेटिक्स के बेसिस पे इसके एप्लीकेशन लिखिए एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहला टर्म लिखना है कार्बन डेटिंग। एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसमें सबसे पहला टर्म लिखिए कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग एक टेक्निक है जिससे हम लोग वुड्स और फॉसिल्स की एज निकालते हैं। So write down the term. It is a technique. It is a technique used to. It is a technique used to measure age of wood or fossils. Age of wood और fossils commonly wood के लिए यूज करते हैं। कोई बहुत पुरानी लकड़ी अगर मिलती है और उसका आपको एज फाइंड आउट करना है टेंटेटिव, तो उसके लिए कार्बन डेटिंग काम करता है। सो वुड और फॉसिल्स के केस में भी ये चीज काम कर जाती है, बट नॉट फॉर ऑल फॉसिल्स। वुड्स के केस में बहुत परफेक्टली काम करता है। ठीक है, देखो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कार्बन का एक आइसोटोप होता है कार्बन 40 जो रेडियो एक्टिव होता है। तो जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट लिविंग होता है तब तक उसमें कार्बन साइकिल वर्कआउट करता रहता है। कार्बन साइकिल वर्कआउट होने का मतलब होता है कि जितना कार्बन इनटेक होता है लगभग उसी प्रोसेस से कार्बन एग्जिट हो रहा है। तो बॉडी के अंदर कार्बन 14 टू कार्बन 12 रेशियो मेंटेन रहता है। तो नेचर के अंदर कार्बन 14 टू कार्बन 12 रेशियो है, वही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि उनके अंदर कार्बन साइकिल के थ्रू कार्बन मेंटेन चल रहा है। डिफरेंट सोर्सेज से बॉडी में कार्बन इनटेक हो रहा है और फिर कार्बन एग्जिट होता जा रहा है। सो एक कार्बन साइकिल मेंटेन्ड है, जिसकी वजह से जो कार्बन 14 टू कार्बन 12 रेशियो का नेचुरल अबंडेंस परसेंटेज है वही लगभग लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वही टेक्निक यहाँ पे यूज करते हैं। तो जो सबसे पहला केस हुआ कार्बन 14 टू कार्बन 12 रेशियो जो है वो अगर हम एक ग्रीन प्लांट के अंदर कैलकुलेट कर लें तो जो ग्रीन प्लांट के अंदर कार्बन 14 टू कार्बन 12 रेशियो होगा ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे जो आपकी वुड है उसकी स्टार्टिंग में रहा होगा। जब वुड डेड, वुड की एज का मतलब क्या हुआ, जब प्लांट डेड होता है तब वुड की लाइफ स्टार्ट होती है। तो वुड की लाइफ स्टार्ट होने का मतलब जहां से प्लांट डेड हुआ। तो जैसे ही प्लांट डेड हुआ उसके बाद कार्बन 14 कार्बन 12 इंटेक बंद हो गया लिविंग बॉडी में, तो कार्बन 14 का रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन चालू होगा। तो अभी करंट टाइम में जो वुड मिली है उसके अंदर कार्बन 14 टू कार्बन 12 रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो कार्बन 14 टू कार्बन 12 रेशियो इन ग्रीन प्लांट जो होता है ये काम करेगा प्रोपोर्शनल टू N0 की तरह से, और कार्बन 14 टू कार्बन 12 रेशियो इन वुड जो आएगा वो कैसे काम करेगा, प्रोपोर्शनल टू N। ये बात समझ में आई आपको कि जो भी वुड है आपके पास वो जब ग्रीन प्लांट रहा होगा तो उसके अंदर कार्बन 14 टू कार्बन 12 रेशियो वही होगा जो नॉर्मली ग्रीन प्लांट्स का होता है। कार्बन 14 टू कार्बन 12 रेशियो वही रहा होगा जो करेंट उस समय करंट टाइम में ग्रीन प्लांट के अंदर है, क्योंकि कार्बन साइकिल मेंटेन्ड है। ठीक है, तो मतलब जब तक अर्थ के अंदर कोई मेजर कॉस्मिक चेंजेस ना हुए हो या सराउंडिंग में कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या न्यूक्लियर एक्टिविटी ना हुई हो तब तक ग्रीन प्लांट के अंदर जो कार्बन 14 टू कार्बन 12 रेशियो वही मेंटेन रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस एरिया से आपने वुड फाइंड आउट करी उसी के नियर बाय एरिया में जो ग्रीन प्लांट अवेलेबल है उसके अंदर से कार्बन 14 टू कार्बन 12 रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जो कार्बन 14 टू कार्बन 12 रेशियो ग्रीन प्लांट में आता है वो प्रोपोर्शनल टू N0 है, और कार्बन 14 टू कार्बन 12 रेशियो जो वुड में है वो प्रोपोर्शनल टू N है। ठीक है, अब आपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में सीखा है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की स्टडी हर उस फिजिकल क्वांटिटी से की जा सकती है जो मोल या कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो।
तो अब अगर हमें यहाँ से काइनेटिक्स की स्टडी करनी पड़ेगी तो वी कैन राइट लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 by t log of n नॉट by n। तो ग्रीन प्लांट के अंदर कार्बन 14 टू कार्बन 12 रेशियो कितना है वो हमको पता है, वुड के अंदर कार्बन 14 टू कार्बन 12 रेशियो कितना है ये पता है, तो n नॉट by n का रेशियो निकाल के हम बन जाएगा हमारा। अब इससे t निकाल लेंगे और लैम्डा की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे 0.693 by t हाफ ऑफ कार्बन 14। लैम्डा की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से सॉल्व करके आपका टी आ जाएगा। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो टाइम आ जाएगा आपका 2.303 बाय 0.693 इंटू टी हाफ ऑफ कार्बन 14 इंटू लॉग ऑफ एन नॉट बाय। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी एज ऑफ वुड आ जाएगी। टी इज योर एज ऑफ। अब कार्बन 14 टू कार्बन 12 रेशियो जो है वो हमने ग्रीन प्लांट में कैलकुलेट कर लेना है और जो वुड है उसके अंदर कैलकुलेट कर लेना है, तो वो रेशियो एन नॉट बाई एन पता चल जाएगा। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 पहले से पता होती है। सो विद दिस इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड आउट द एज ऑफ द वुड और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग। ये पॉइंट नोट बना के लिख लीजिए नीचे। कार्बन डेटिंग इज अ यूजफुल टेक्निक। कार्बन डेटिंग इज यूजफुल technique if age of wood is of the order of half life of carbon 14। ठीक है, और एक चीज और लिख लीजिए। in around 30,000 years, in around 30,000 years, cosmic changes are observed in around 30,000 years cosmic changes are observed। cosmic changes are observed मतलब अर्थ के एनवायरनमेंट में जो भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स आप देखे चल रहे हो, कार्बन 14, कार्बन 12, नाइट्रोजन, अलग अलग एलिमेंट्स के जो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है वो चेंज कर जाते हैं। उसका लॉजिक ये है कि अर्थ एनवायरनमेंट में बहुत सारे रेडियोएक्टिव प्रोसेसेस चलते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो चेंजेस लगभग नोटिस में आते हैं वो लगभग 30,000 साल में आ जाते हैं। मतलब 30,000 ईयर्स के अंदर में एनवायरमेंटल चेंजेस नोटिस में आते हैं। ठीक है, so now solve this question। it's given half life of a radioactive decay of carbon 14 is 5730 years. An archaeological artifact contains wood had only 80% of carbon 14 found in the living tree। estimate the age of the sample। तो आपको डायरेक्टली समझ आ गया 80% कार्बन 14 प्रेजेंट होने मतलब n की वैल्यू 0.8 n नॉट हो गई। यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो n इज इक्वल टू 0.8 n नॉट। ग्रीन प्लांट के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन 14 है उसी को आप लोग इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मानते हैं, और अभी 80% प्रेजेंट है तो 0.8 n नॉट हो गया। तो बस सीधा फॉर्मूला लगाएंगे t इज इक्वल टू 2.303 बाय 0.693 into lambda into t half। so t half is 5730 years into log of n naught by n। t की वैल्यू आ जाएगी आपकी सीधे सीधे 0.3 into 5730 और ये वैल्यू आ जाएगी log 10 by 8 मतलब log 1 माइनस आ जाएगा log n naught upon 0.8 n naught। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा log 10 minus log 8। log 8 is 3 log 2, ये लगभग 0.1 हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, ऐसे सिंप्लीफाई करके t की वैल्यू बता देंगे। 0.3 नीचे आएगा। ये आपकी एज आ जाएगी। यहाँ से सॉल्व करके आपको टी बताना है कितना है।
अप्रोक्सीमेटली 9-10 years के आसपास आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन लिखिए रॉक डेटिंग। ये जो टेक्निक होती है ये हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड आउट द एज ऑफ रॉक, प्लैनेट्स, स्टोन्स, है ना। राइट डाउन, इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू मेजर, इट इज अ टेक्निक used to estimate age of planet, used to estimate age of planet, rock or stones. It is a technique used to measure the age of planet, rock or stone. ठीक है, अब इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम ये अज्यूम करके, नॉर्मली ये टेक्निक तभी काम करती है जब उस रॉक या प्लेनेट या स्टोन पे यूरेनियम मिल रहा हो। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जब वो प्लेनेट, रॉक या स्टोन बना होगा तो उसमें केवल यूरेनियम प्रेजेंट था और यूरेनियम के रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस से लेड बना हुआ है। तो यहाँ पे डीके प्रोसेस चल रहा है यूरेनियम से लेड, 92 यूरेनियम से 82 लेड का कन्वर्जन हो रहा है। तो हम इनिशियली अज्यूम करके चलते हैं कि इनिशियली ओनली यूरेनियम वाज प्रेजेंट और अभी एट प्रेजेंट जो लेड प्रेजेंट है दैट इज फॉर्म ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम। तो यहाँ पे अजम्पशन है सॉल्व करने के, तो पहले पॉइंट पे यही लिख लीजिए। इन दिस टेक्निक it is assumed that lead present in it is assumed that lead present in rock it is assumed that lead present in rock is due to disintegration of uranium. Yeah, is due to radioactive disintegration of uranium. Radioactive disintegration of uranium. यूरेनियम का जितना भी रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन हुआ है केवल उसी से हम मान के चल रहे हैं कि लेड फॉर्म हो रहा है, बाकी इनिशियली रॉक के अंदर लेड 0 था, ये हमारा अजम्पशन है। क्लियर है यहाँ तक? तो आप देखो अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो कॉन्सेप्चुअली यूरेनियम से लेड बना रहे हैं, तो t इक्वल टू 0 पे इसके a मोल अज्यूम कर लिया, t इक्वल टू t जो अभी करंट टाइम है उस समय इसका a माइनस एक्स और इसका x मोल प्रेजेंट होगा। बट आपको पता है कि जब रॉक बना होगा तब उसमें कितना यूरेनियम था ये तो आपको मालूम नहीं है। आपको जो मालूम है वो ये है कि प्रेजेंट टाइम में कितने यूरेनियम के मोल है और कितने लेड के मोल है। तो अगर हम मोल्स ऑफ यूरेनियम और लेड को ऐड करते हैं तो a आ जाएगा। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपको पता है कि केवल वो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए होती है जो a और a माइनस एक्स से प्रोपोर्शनल हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की तरह डील करें इसको तो वी कैन राइट लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 by t log of a upon a minus x। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 2.303 by लैम्डा इनटू log ऑफ a की जगह लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम प्लस लेड, क्योंकि आपको प्रेजेंट में कितने मोल्स है ये तो आप निकाल सकते हो बट पहले कितने मोल्स है ये तो आपको नहीं पता। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड, इसको ऐड कर देंगे तो a वैल्यू बन जाएगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम। इस रेशियो से आपको a अपॉन a माइनस x पता चल गया और लैम्डा के लिए हम लोग यूरेनियम की हाफ लेंथ लगा देंगे। सो लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 बाय
T half of uranium, क्योंकि रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन यूरेनियम का हो रहा है. So with this information we can find out the age of rock. देखो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें लिखा है core of uranium is found to contain uranium and lead in a mass ratio of 1:2.1. half life period of uranium is given. आपको एज ऑफ ओर बताना है. ठीक है, तो इसमें देखो क्या कर रहे हो. सबसे पहले आपको मास रेशियो गिवन है और हाफ लाइफ गिवन है. उससे पहले लैम्डा निकाल लेंगे. तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 by T half. So lambda is equal to 0.693 by T half. ये डायरेक्ट डेटा यूज करेंगे और आपको पहले रेशियो दे रखा है लेड और यूरेनियम का मास रेशियो. तो मास रेशियो ऑफ यूरेनियम एंड लेड इज गिवन टू यू 1:0.01. पहले निकालो मोल रेशियो. मोल रेशियो आ जाएगा 1/238 is to 0.1/206. ठीक है, बट आपको एक्चुअली क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उसके हिसाब से जो टाइम आएगा t, that comes out to be 2.303 by lambda into log of 1 plus number of moles of lead upon number of moles of uranium. अभी अगर इस रेशियो को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 206 by 23.8 और आपको इसका उल्टा यूज करना है. लेड बाय यूरेनियम चाहिए आपको. तो 23.8 by 206 पुट करो, यहाँ से टी निकल आएगा. 2.303 by 0.693 into 4.5 into 10 to the power 9 into log of 23.8 plus 206 by 206. इसको सॉल्व करके आपको टी रिपोर्ट करना है. तो देखो log 2 की जगह तो 0.3 यूज करना है. क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है और एक वैल्यू और दे रखी है 114.9 by 103. मेरी समझ से ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है उसका रेशियो यही आएगा सॉल्व होकर. एक बार सॉल्व करके देखिए तो आपको पता चलेगा. So this becomes 4.5 into 10 to the power 9 upon 0.3 into log of 114.9 by 103. यहाँ से t की वैल्यू रिपोर्ट करनी है. तो 0.048 दिया हुआ है, जिसको सॉल्व कर दीजिए. ये 7.2 into 10 to the power 8 years आना चाहिए मेरे हिसाब से. एक बार चेक कर लीजिए फिर बताइए. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेंगे रेडियो एक्टिव डिकेज या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशंस. रेडियो एक्टिव डिकेज तो एक नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस में हम लोग अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके ऑब्जर्व करते हैं. और अगर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी इन्वॉल्व कर लें तो वहां पे पॉजिट्रॉन डिके और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर. तो ऐसे 5 ऑब्जर्वेशंस हैं. मैं आपके साथ एक एक करके लिखे देता हूँ. तो अगर नेचुरल प्रोसेस होता है नेचुरल रेडियो में हम लोग अल्फा डिके ऑब्जर्व करते हैं, बीटा डिके ऑब्जर्व करते हैं और गामा डिके ऑब्जर्व करते हैं. आर्टिफिशियल डिके में पॉजिट्रॉन डिके ऑब्जर्व करते हैं और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर. एक्चुअली में 5 फिनोमेना है. अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके में
पॉजिट्रॉन डिके एंड के इलेक्ट्रॉन कैप्चर आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डिके। किसी भी रेडियोएक्टिव डिके में आपको इस तरह से 5 तरह के रेडिएशन मिल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा पॉजिट्रॉन एंड के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। बट नेचुरल रेडियोएक्टिव डिके में अल्फा बीटा और गामा डिके ऑब्जर्व होता है। पहले जरा इनको थोड़ा पहचान लेना है। अल्फा डिके जो होता है वो हीलियम न्यूक्लियस होता है। बीटा डिके इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। गामा डिके इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और पॉजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट पार्टिकल होता है जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर तो आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है। तो मैं आपको एक एक करके इनके इफेक्ट समझाता हूँ। तो अगर हम सबसे पहले अल्फा डिके से चले, तो अल्फा डिके का मतलब होता है कि हीलियम न्यूक्लियस एब्जॉर्ब बाहर आएगा तो 2He4 2+, उसको बोलते हैं अल्फा। अब अगर हमारे पास कोई पेरेंट न्यूक्लियर है जिसके पास एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A है, और इसमें से एक अल्फा डिके हुआ, तो उससे जो डॉटर न्यूक्लियर बनती है उसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम और मास नंबर 4 यूनिट कम हो जाता है। एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम और मास नंबर 4 यूनिट कम हो जाता है। और पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियर जो यहाँ पे होते हैं वो एक दूसरे के आइसोडायफर होते हैं। और आइसोडायफर का मतलब होता है सेम A-2Z। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टाइम पे सीखा होगा। आइसोडायफर का मतलब होता है सेम A-2Z, मतलब मास नंबर माइनस डबल ऑफ एटॉमिक नंबर। ये वैल्यू अगर सेम आ जाएगी तो इट इज कॉल्ड आइसोडायफर। आप दोनों के लिए चेक करके देख लो। x के केस में A-2Z आएगा, y के केस में निकालोगे तो A-4 माइनस टाइम्स 2 टाइम्स Z-2 करोगे तो फिर से A-2Z ही आ जाएगा सॉल्व करके देख लो इस बात को। अब सेम A-2Z को हम लोग थोड़ा सा अगर मैथमेटिकली अरेंज करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेम A-Z माइनस Z, और A-Z हुआ आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और Z हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसी को लिख सकते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अल्फा डिके के बाद एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम, मास नंबर 4 यूनिट कम होता है, और पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियर एक दूसरे के लिए आइसोडायफर होते हैं, जिनके लिए A-2Z सेम होना चाहिए, या न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम हो जाता है। इस चीज को स्टेटमेंट में लिख लीजिए नीचे। So right now, after an alpha decay, atomic number decreases by 2 units. Atomic number decreases by 2 units and mass number by 4 units. Parent and daughter nuclei are isodiapher of each other. Parent and daughter nuclei are isodiapher of each other. So after an alpha decay, atomic number decreases by 2 units and mass number by 4 units. Parent and daughter nuclei are isodiapher. ठीक है।
क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये आपका सबसे पहले अल्फा डीके हुआ। दूसरा डीके जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो है बीटा डीके। तो बीटा जो है वो मैंने इलेक्ट्रॉन बताया, तो -1 बीटा 0 ऐसे लिखते हैं। तो अगर हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, इससे अगर एक बीटा डीके हुआ तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है और मास नंबर सेम रहता है। अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोबार्स। P and Q आर आइसोबार्स। आइसोबार का मतलब याद है, सेम है डिफरेंट जेड। आइसोबार का मतलब होता है सेम ए डिफरेंट जेड। तो ये चीज बीटा डीके के लिए लिख लीजिए। तो अगले पॉइंट पे लिखिए, आफ्टर अ बीटा डीके atomic number increases by 1 unit and no change in mass number. Atomic number increases by 1 unit and no change in mass number. Parent and daughter nuclei are isobars. ठीक है। Third process is gamma decay. तो gamma is actually an electromagnetic radiation. उससे एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। So no change in atomic number or mass number. Such decays only to balance the energy. एनर्जी बैलेंसेस के लिए गामा डीके होता है। अल्फा डीके से मास नंबर में 2 यूनिट कम, अल्फा डीके से एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट कम, मास नंबर में 4 यूनिट कम। बीटा डीके से एटॉमिक नंबर 1 यूनिट इंक्रीज, मास नंबर में कोई चेंज नहीं। और गामा डीके जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो सिर्फ एनर्जी बैलेंस करने का काम आता है। उससे एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट डीके इज पॉजिट्रॉन डीके। पॉजिट्रॉन बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, बट इसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है। सो +1 बीटा 0 लिखते हैं, दिस इज पॉजिट्रॉन। ये पॉइंट चाहे तो अलग लिख लो। पॉजिट्रॉन सेम एज इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट चार्ज। Positron is same as electron with opposite charge. Opposite मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था बस उसको एग्जैक्टली पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो जो नया सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन।
अब अगर एक पॉजिट्रॉन डिके कराते हैं हम लोग, तो एक पॉजिट्रॉन डिके से एटॉमिक नंबर जो है वो 1 यूनिट कम हो जाएगा और मास नंबर सेम रहेगा। तो मास नंबर सेम रहेगा तो आइसोबार ही हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन डिके से एटॉमिक नंबर 1 यूनिट डिक्रीज करेगा। So after a positron decay, atomic number decreases by 1 unit and no change in mass number and parent and daughter nuclei are isobars of each other. बाकी सब बातें as it is same. So positron is same as electron with the opposite, which is positive charge. ठीक है, तो अगर हमारे पास एक R न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A है, उसमें से एक पॉजिट्रॉन डिके हुआ तो एक नया न्यूक्लियस है, इस पर ना मास नंबर उसका A रहेगा, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट कम हो जाएगा। R एंड S जो होंगे वो आइसोबार होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर सेम है, तो दे आर आइसोबार्स। तो अगर एक पॉजिट्रॉन डिके होगा तो उससे एटॉमिक नंबर 1 यूनिट डिक्रीज कर जाएगा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा और पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियस आइसोबार्स होंगे। ठीक है, and you write the next process, which is fifth process. This is called K electron capture. नहीं रखो, अभी सबको खोल के देखो। अगर एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया तो इससे भी एटॉमिक नंबर 1 यूनिट कम हो जाएगा और मास नंबर सेम रहेगा। तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले रहा है। तो अगर के शेल का इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाएगा तो दैट इज रिफर्ड एज के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ऐसा फिजिक्स में जब आप एक्सरेज पढ़ोगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट पता चलेगा। अभी से फ्लोट डाउन कर लो कि अगर न्यूक्लियस के शेल के एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है तो दिस काइंड ऑफ फेनोमेनन इज ऑब्जर्व्ड। दिस इज पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी, नेचुरली ऐसा नहीं होता। तो एक एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A का न्यूक्लियस D है, उसने एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया तो उससे एटॉमिक नंबर 1 यूनिट कम, मास नंबर सेम रहा। तो ये एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, तो फिर से आइसोबार्स बन रहा है। तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर का भी आउटकम वही होगा जो after K electron capture, atomic number decreases by 1 unit and no change in mass number. Parent and daughter nuclei are isobars. ठीक है, उसके बाद आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो। एक न्यूक्लियस है P, जिसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A है, उससे अल्फा डिके हो रहा है तो Q बन रहा है, बीटा डिके हो रहा है तो R बन रहा है और फिर एक और बीटा डिके हो रहा है तो S बन जा रहा है। तो आपका क्वेश्चन है फाइंड रिलेशनशिप ऑफ PQ, PR, PS, sorry, PQ, QR, QS, RS and PS. Find relationship of PQ, QR, QS
RS and TS। तो देखो अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर अल्फा डीके होगा तो उससे एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम और मास नंबर 4 यूनिट कम हो जाएगा। फिर इससे बीटा डीके होगा तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाएगा और मास नंबर सेम रहेगा। फिर एक और बीटा डीके होगा तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट और बढ़ जाएगा और मास नंबर सेम रहेगा। तो अगर यहाँ पे रिलेशन लिखेंगे तो P and Q आर आइसोडायफर। उसके बाद देखो QR, QS और RS। QR, QS और RS तो सब में देखो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर सेम है, ये सब आइसोबार्स हो गए। और अगर P और S चेक करोगे तो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, ये आइसोटोप हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। आपको इसके बाद का होमवर्क अभी बता दूंगा तो आप ग्रुप से देख के नोट डाउन कर लेना। ठीक है।